हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक है हमारी, चैप्टर नंबर 5 है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पूर्ण स्थापना। ठीक है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर 4 महारथियों को देख रहे हैं। जरा इन महारथियों को जानिए। पहले में हमारी ये इंदिरा गांधी जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं। ठीक है, और ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, और ये महाशय अगर मैं कहूँ तो ये हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मतलब कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भारत की राजनीति के बारे में, भारत की कांग्रेस की राजनीति के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम चलेगा और मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा आपका जानने का कि हाँ कि वर्चस्व के साथ कांग्रेस जब आगे बढ़ी तो 4 चुनाव के बाद कांग्रेस में बिखराव, तनाव, संघर्ष किस प्रकार पैदा हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में इन सारी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि उन 3 क्वेश्चन को समझने के बाद ना बाकी नीचे के जब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि बाकी नीचे के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग खुद पढ़ो। लेकिन जो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं वो पूरे चैप्टर के नोट्स के सारांश को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह है हमारा सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो नंबर पे कॉल करें, छोटा सा अमाउंट है, उसको सारे नोट्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, नेहरू जी के बाद, ध्यान देना शब्दों को मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीके से कि जैसे लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों के सामने ही बैठा हूँ। ठीक है, और या आप क्लास में बैठे हो या ट्यूशन में बैठे हो। कह रहा है कि नेहरू जी के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती चिंता का विषय क्यों बन गई? चिंता का विषय क्यों बन गई, यानी कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद चिंता का विषय क्यों बन गई? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है घुमाकर कि 1960 के दशक को 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? अब आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक भूमिका बना दूं। 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। ठीक है, पहला आम चुनाव हमारा 1952 में पहला आम चुनाव हमारा हुआ। फिर दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, पूरे 5 साल कंप्लीट हुए। और तीसरा आम चुनाव हमारा 1962 में हुआ। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही अगर कहूँ तो पार्टी थी, और वो पार्टी थी कांग्रेस। अब मैंने एक शब्द ये यूज़ किया कि एक ही पार्टी थी, मतलब ये कि पार्टियां तो बहुत सारी थी, बहुदलीय प्रणाली है हमारे भारत के अंदर, लेकिन सबकी नज़रों में सिर्फ एक ही पार्टी थी जो थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को शुरुआती दौर से बहुमत ज़बरदस्त तरीके से मिलता रहा, क्योंकि वो पूरे भारत के अंदर क्या थी, लोकप्रिय थी। और उस पार्टी के अंदर विश्व विख्यात नेताओं का झुंड था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर वगैरह वगैरह बहुत सारे नेता जो विश्व विख्यात थे, पॉपुलर थे, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। तो इसलिए उसकी लोकप्रियता बहुत ही उम्दा थी और ज़बरदस्त थी। लेकिन 1964 में
गांधी जी कह रहा हूँ, 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया। तो पूरी कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा छा गया कि अब इनके बाद उत्तराधिकारी कौन, यानी कि अब वही प्रधानमंत्री के पद पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिनकी मृत्यु हो गई 1964 में। याद रखना 1964 में, जब हमारा 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ, तब तक क्या कहते हैं, एक मिनट, उन्नीस में जब पहला आम चुनाव, 1957 में दूसरा आम चुनाव, 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला, और 1964 में ही नेहरू जी का देहांत हो गया। तो वहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि अब तो आगे क्या, अब कांग्रेस के साथ आगे क्या। तो अब आप लोग समझोगे कि अब ये चैप्टर क्या बता रहा है कि 1964 के बाद की कहानी से ये चैप्टर शुरुआत होगी कि भैया 1964 के बाद भारत की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में क्या क्या उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा था कि मैं थोड़ा सा 3 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। कह रहा है कि नेहरू जी के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती चिंता का विषय क्यों था, और 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन है, आंसर आपका सेम है। आंसर कह रहा है कि 1964 में, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, 1964 में पूरे 1 साल बीमार रहने के बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कांग्रेस के उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्न उलझ गया था कि भैया अब नेहरू जी के बाद किसको प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इजी है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आजादी के बाद देश की समस्याएं जैसे असमानता, गरीबी, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे अभी भी गंभीर बने हुए थे। यानी कि नेहरू जी शासनकाल में प्रधानमंत्री जब थे तब भी ये समस्या गंभीर बनी हुई थी, मगर लोगों को विश्वास था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सारी समस्याओं से उनको उबारेंगे। एक विश्वास बना हुआ था, होता नहीं है कि यहाँ नहीं यार, जैसे आज के टाइम में क्या हो गया, मोदी जी पे विश्वास हो गया कि भैया ये आगे हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, भले ही महंगाई से भारत जूझ रहा हो, लेकिन एक विश्वास बना हुआ है कि आगे मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जरूर करेंगे कि गरीबों को फायदा मिलेगा। तो ऐसी एक उम्मीद बनी हुई थी कि इन सारी समस्याओं से निदान मिलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू करवाएंगे। तो ये समस्या बनी हुई थी, इन्हीं समस्याओं के बने रहते हुए बीच में नेहरू जी का देहांत हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1964-65 के युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। 1964 और 65 के युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, चरमरा गई थी। अब देखो, युद्ध का मतलब क्या है कि अपने खजाने को खर्च करो, वेपन्स पे खर्चा करो। तो भैया जो हमारी सेविंग है, उस सेविंग से अगर पैसे जाने लगेंगे तो हम आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि भैया ये चीज समस्या बनी हुई थी देश के अंदर। इसलिए कहा जा रहा है कि 1960 को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय बन गया था कि भैया नेहरू जी के बाद अगला कौन। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये भय भी बना हुआ था कि सेना राजनीतिकरण में ना उतर आए। भारत की जो सेना है राजनीतिकरण में ना उतर आए, यानी कि सैनिक शासन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं सेना कमान ना संभाल ले भारत की।
आगे, इसलिए 60 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, डर बना हुआ था कि भैया आगे अब होगा तो होगा क्या। कह रहे हैं लास्ट पॉइंट, कह रहे कि इन सभी समस्याओं के कारण देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। खतरा मंडराने लगा किसके ऊपर? लोकतंत्र पर। नेहरू जी के मृत्यु के बाद इस प्रकार की समस्याएं समाज में देखी जाने लगी, शक किया जाने लगा, एक दूसरे पे भरोसा उठने लगा कि अब आगे क्या होगा। ऐसा लगा कि ऐसी स्थिति में देश बिखर ना जाए, ऐसी स्थिति में देश बिखर ना जाए। इसलिए कहा जाता है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नेहरू जी के बाद, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चल रही है रिकॉर्डिंग। कह रहा नेहरू जी के बाद कांग्रेस के उत्तराधिकारी कौन बने तथा उनके काल की प्रमुख घटना का वर्णन करें। उनके काल की प्रमुख घटना का वर्णन करें। तो आंसर है नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के बाद शास्त्री। एक बार आप उनके दर्शन कर लीजिए फिर से, कि आप लोगों को जब मैं कराऊं तो और अच्छे से समझ में आए। ये रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो ये नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है आंसर में कि नेहरू के बाद शास्त्री। कह रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज के सलाह पर लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। कि रामकाज ने कहा कि भैया व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये मैं अपने शब्द बोल रहा हूँ, और ये देश को आगे उन्नति की तरफ लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री का पद अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद मिलना चाहिए तो नेहरू जी के बाद मिलना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलना चाहिए। तो किसके कहने पर? रामकाज की सलाह पर, ठीक है। बिना विरोध किए वे देश के प्रधानमंत्री बने। आगे की लाइन मैंने पढ़ी है कि बिना विरोध किए, यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। बिना विरोध के सबकी सहमति से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। अब भाई प्रधानमंत्री जब बने हैं तो अब जो देश के अंदर घटनाएं घटेंगी तो वो उन्हीं के शासनकाल में मानी जाएंगी। तो उनके शासनकाल की घटनाएं, यानी कि 1964 के बाद की घटनाएं बता रहा हूं मैं। 1964 के बाद क्या क्या घटनाएं घटी। पहला, लाल बहादुर शास्त्री जी के रहते हुए इनके काल में रेल की दुर्घटना हुई। पहला पॉइंट बहुत ही इजी है। दूसरा, 1964 से 1966 तक उनके शासनकाल में देश में सूखा पड़ा, ये समस्या थी उनके शासनकाल में। तीसरा, 1962 के युद्ध के बाद देश गरीबी की मार झेल रहा था। 1962 के युद्ध के बाद देश गरीबी की मार झेल रहा था। मैंने कहा ना, युद्ध करना आसान बात नहीं है। युद्ध करने का मतलब यह है कि अपने रिसोर्सेज को खर्च करना और फिर बाद में अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से उन रिसोर्सेज को फिर से कलेक्ट करना, रखना, जमा करना, तो खर्चा लगेगा ना। चौथा पॉइंट, भारत को पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध लड़ना पड़ा और भारत को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये 1 मार्क्स में MCQ में पूछा जा सकता है, याद रखना। जो उनके चुनौतियों से लड़ने में सुदृढ़ संकल्प को दिखाता है। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा वो कृषि के ऊपर उन्होंने कहा कि भैया हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा देश आगे उन्नति की तरफ बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। छठा पॉइंट, 5वां कंप्लीट। अब आते हैं छठे पे। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ। ये हमारा छठा और लास्ट पॉइंट। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका अचानक देहांत हो गया। ये जो लाइन पॉइंट पढ़ रहा हूं ना, MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका अचानक देहांत हो गया। उस समय में 1965 के युद्ध की समाप्ति के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान से बातचीत और समझौते पर हस्ताक्षर के लिए ताशकंद गए थे, और उसी दौरान उनका 1966 में अचानक देहांत हो गया। यानी कि 1964 में पहला देहांत अगर मैं कहूँ तो नेहरू जी का, और दूसरा देहांत 1966 में शास्त्री जी का। अब फिर से वही समस्या उत्पन्न हो गई कि भैया शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी कौन? शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकारी कौन? यानी कि 2 साल पहले जिस स्थिति में भारत की कांग्रेस पार्टी जूझ रही थी, वो 2 साल के बाद 1966 में फिर से उसी समस्या पे आकर खड़ी हो गई थी। तो अब तीसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 6 को प्लीज 2-3 बार पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कांग्रेस का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है, आंसर। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 क्वेश्चन करे हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ तक सुन रहा होगा तो उसके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी इस चैप्टर को लेकर। आंसर है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। कह रहा है कि शास्त्री जी के बाद अब कांग्रेस के सामने फिर से उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। फिर से वही समस्या उत्पन्न हो गई जो 1964 में थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पद को संभाल चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पद को संभाल चुकी थी। भाई लाल नेहरू जी की बेटी हैं, अगर देखा जाए तो बाप ने अपनी बेटी को ज़बरदस्त तरीके से सिखाया भी होगा कि भैया राजनीति क्या होती है और क्या नहीं, हर पहलुओं से अवगत कराया होगा बाप ने अपनी बेटी को। आगे बढ़ते, और शास्त्री जी के समय में उन्होंने सूचना, शास्त्री जी के समय में यानी कि 2 साल के काल में, शास्त्री जी के 2 साल के काल में उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला था। यानी कि पहले वो इंदिरा गांधी किस में रही थी? पहले कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रही थी, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रही थी वो। और दूसरा, उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री का पद संभाला हुआ था। ठीक है, तो माइंड में क्लियर हो रहा था पिक्चर कि भैया तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन बड़ा ही उतार चढ़ाव था इंदिरा गांधी के पद को, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना। ठीक है, ध्यान समझना। कह रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह सोचकर इंदिरा गांधी को कांग्रेस का उत्तराधिकारी घोषित किया कि वह अनुभव की कमी होने के कारण उन पर निर्भर रहेगी। देखना, यहां चाल थी। अगर मैं कहूं तो इस क्वेश्चन को प्लीज मैं थोड़ा बड़ा करूंगा समझाने के पर्पज से, क्योंकि जितनी बातें मैं बोलूंगा ना आगे की, जब आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चंस खुद पढ़ोगे तो माइंड में पिक्चर ना क्लियर होती चली जाएगी।
फिर से पॉइंट को क्लियर कर बोल रहा हूं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह सोचकर इंदिरा गांधी को कांग्रेस का उत्तराधिकारी घोषित किया कि वह अनुभव की कमी होने के कारण उन पर निर्भर रहेगी। यानी कि प्रधानमंत्री तो वो रहेगी, लेकिन कामकाज को चलाने के लिए कांग्रेस के जो बड़े नेताएं हैं उनके ऊपर निर्भर रहेगी, उनसे पूछकर काम करेगी। ठीक है, ये सोचकर कांग्रेस के धुरंधर नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए चुना। लास्ट पॉइंट कह रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई का सामना करना पड़ा। मोरारजी देसाई का सामना करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी को किसी का सामना नहीं करना पड़ा, सबकी सहमति से वो प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मोरारजी देसाई का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान कर इंदिरा गांधी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी के पद को लेकर कांग्रेस में अब थोड़ा सा खटपट स्टार्ट हो गया था। कुछ का मानना था कि भैया नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो लड़की है। ध्यान समझना भी, जो ये बात मैं कह रहा हूं ये आकलन है मेरा खुद का। और जो कांग्रेस के अंदर धुरंधर नेता थे उन्होंने सपोर्ट किया किसको? इंदिरा गांधी को। किस लिए? कि भैया नॉलेज नहीं है इस लड़की को, ये डिपेंड रहेगी हम पे और बना दो। और इसके पीछे मैं एक चाल भी कहता हूँ, इसके पीछे एक चाल भी ये कहता हूँ कि समाज को दिखाने के लिए कि महिला हमारे कंधे के समान बराबर है, कंधे के बराबर है। तो प्रधानमंत्री का पद अगर कांग्रेस महिला को दे रही है तो बहुत 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 बड़ा काम कर रही है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी हमारे अंगूठे के नीचे रहेगी। तो अरे भैया, जब इंदिरा गांधी को आपको अंगूठे के नीचे ही रखना है और आप लोग ये समझ रहे हो कि उस लड़की को कोई नॉलेज नहीं है, वो अनुभवहीन है, अनुभव की उसके पास कमी है, तो भाई क्यों बना रहे हो प्रधानमंत्री उसको? आप लोग नॉलेजेबल हो, आप लोग विश्वविख्यात हो, तो आप लोग अच्छे जानकार हो, तो आप लोग प्रधानमंत्री बनो आपस में। आप इंदिरा गांधी को क्यों बनाओगे? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को बनाना भी उस समय की एक परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी लोकप्रियता को बचाते हुए, अपनी कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को बचाते हुए, दिखाते हुए इंदिरा गांधी का चयन किया गया। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन खत्म है। अब यहाँ से जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन भैया, इंदिरा गांधी पुत्री किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे दाव पेच अपनी बेटी को सिखाया ही होगा। और इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पे अंगूठे के नीचे रहना नहीं चाहती थी। याद रखना, अंगूठे के नीचे रहना नहीं चाहती थी। अब वही बात है ना कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे हिसाब से चल, अगर वो चला तब तो स्थिति बहुत अच्छी है। अगर वो व्यक्ति उसके हिसाब से नहीं चला तब तो भैया मामला गड़बड़ है, खटपट स्टार्ट हो जाता है। यही फैसला, यानी कि इंदिरा गांधी का यही फैसला कि मैं किसी कीमत पे किसी के अंगूठे के नीचे, यानी कि कठपुतली बन के नहीं रहूंगी। मेरा खुद का एक अस्तित्व है और देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी एक सोच होगी और मैं अपने देश को खुद आगे बढ़ाऊंगी। ये सोच इंदिरा गांधी की, और लोगों की उनको नीचे दबाने की सोच नहीं, कांग्रेस के अंदर खटपट स्टार्ट कर दी। और यही कांग्रेस आगे चलकर बंटने लगी, बिखरने लगी। आगे चलकर यही कांग्रेस ये समाज को बताने लगी कि असली कांग्रेस मैं, तो कोई कह रहा है कि असली कांग्रेस मैं।
देख लो, अभी तक ये शब्द तो आया नहीं था ना, अभी तक तो सिर्फ मैं कांग्रेस कांग्रेस बोल रहा था, लेकिन आगे जब चलोगे ना तो देखोगे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ ये कहती है कि भैया असली कांग्रेस मैं हूं, और कांग्रेस आर बोलती है कि असली कांग्रेस मैं हूं। तो यही से भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व में डमाडोल स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अब नीचे आप लोग पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझाया है, और वीडियो को बनते हुए टाइम हो गया 25 मिनट। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग देखना, पढ़ना, समझना। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। आंसर इसका एक ही है, नीचे क्वेश्चन तो नहीं है। ये इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। जिस तरीके से मैंने अभी 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं ना, बस मेरा ये दिसंबर के ये चल रहा है, नवंबर के एंडिंग तक मैं अपना कोर्स सेंटर में ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि 1 दिसंबर से मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा। कि मेरे आप लोग ना स्क्रीन देखते रहो, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं अपनी बात आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कि 1 दिसंबर के बाद मैं क्वेश्चन आंसर पर ज़बरदस्त तरीके से बात करूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा कि वो फाइनल के लिए होगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ, किस कारणों से उठा रहा हूँ, पिछले एग्ज़ाम के पेपर में कितनी बार यह आया हुआ है, इस सभी बातों को लेकर एक एक क्वेश्चन का मैं चुनाव करूँगा। और चुनाव करने के बाद उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा, और प्लेलिस्ट इसी तरीके से होगी कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर फाइनल टर्म, और उसके अंदर सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, कोई भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ, और तो वो व्यक्ति मुझको ये आंसर आप लोग देख लेना। ठीक है, और ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। देखा, इतने सारे क्वेश्चन है, आंसर एक ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो फाइनल की तैयारी कर सकता है। ठीक है, चैनल विजिट करके आप व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, और क्या कहते हैं, किसी को अगर नोट्स चाहिए तो 199 रुपीज़ में अपने नोट्स की PDF सारी की सारी मैं भेज दूंगा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 199 रुपीज़, क्लास 12th हिस्ट्री 199 रुपीज़, 11th का पॉलिटिकल साइंस 199 रुपीज़ पूरा सिलेबस, हिस्ट्री 199 रुपीज़। और वो 199 रुपीज़ देने के बाद ये नहीं कि आपने नोट्स दे दिया, आपको मेरे नोट्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के पास है अभी तक जिन्होंने ये मेरे से परचेज़ किया हुआ है। तो उनको मिलेगा मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे पूछने के लिए। ठीक है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को सारे नोट्स अपने दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ना। और इस चैप्टर में सिर्फ 14 ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर होता है। ठीक है, डन। यहीं तक आपका नोट्स होता है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।